अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। तभी फिर वे सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी ही इन वर्गों के हितों के मामले में केवल एकमात्र ऐसा मंच व प्लेटफार्म है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा एवं मूवमेंट से जुड़कर इन वर्गों के हितों में पूरी ईमानदारी व निष्ठा से लगा हुआ है, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तथा मेरे नेतृत्व में ये पार्टी इन तमाम वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बराबर संघर्षशील व कटिबद्ध भी है। हालांकि चुनाव के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि काफी लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ यूपी नगर निकाय चुनाव होने की तारीख घोषित हुई है, जिसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव होने हैं, जिसमें लोग अपनी जरूरत व सुख सुविधा आदि के हिसाब से अपने क्षेत्र के विकास पर काफी कुछ ध्यान दे सकते हैं, तथा जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संविधान व कानून के हिसाब से धन उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर लगी है, ताकि इसका काफी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ के गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तथा बेरोजगारी के इस दौर में दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालने की योजनाओं के धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ निकाय स्तर पर जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत है, जिसमें खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों तथा अकलियतों आदि को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, जिनके कुल मिलाकर वोट यहाँ काफी ज्यादा बन जाते हैं, और इनको चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए व खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के किसी भी दबाव व लालच आदि में न आकर अपना वोट करना है। इसके साथ ही
यदि ये नगर निकाय के चुनाव सरकारी द्वेष, पक्षपात व अनुचित दखल अंदाजी आदि से मुक्त व पाक साफ होकर चुनाव की प्रक्रिया को सही से लागू करके कराए गए तो फिर इसका चुनाव का महत्व खासकर यूपी के नगर विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति व स्थानीय स्तर पर रोटी रोजी में भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ अब तक होता हुआ बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी व समझदारी का सामूहिक प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है। यही वक्त की मांग है तथा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी है। इसके अलावा ये भी सर्वविदित है कि विरोधी पार्टियों में भी विशेषकर भाजपा के लोग सपा राज की तरह ही इस चुनाव को किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लेकर अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाने तथा हर प्रकार के जोड़ तोड़ आदि करने में ही लगे हैं, जिसके तहत अब यहाँ इनकी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग अपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया सिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है। जबकि मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान है तथा उनके प्रति भाजपा की सोच, नीति, नियत व उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना द्वेषपूर्ण व घातक है ये किसी से छिपा नहीं है। साथ ही भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वे लोग लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल व मजहब आदि के मामलों में भी अपने आप को वैसा ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितने वे कांग्रेस पार्टी के राज में करते थे। इस प्रकार मुस्लिम समाज का दलितों एवं अति पिछड़ों की तरह ही पसमानदा व उपेक्षित बने रहना अति दुखद ही नहीं बल्कि अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। वैसे वर्तमान में भाजपा व पिछली कांग्रेसी एवं सपा सरकार की गलत नीतियों व जन विरोधी कार्यकलापों आदि के कारण ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज की पसमानदा मुस्लिम समाज ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज ही पसमानदा नहीं बना हुआ है बल्कि अब तो यहाँ गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क आदि की भी बदहाल हुई स्थिति के कारण पूरा उत्तर प्रदेश ही एक प्रकार से पिछड़ा हुआ पसमानदा समाज बन गया है। जबकि बीएसपी की यूपी में 4 बार रही सरकारों में सर्व समाज के हित व कल्याण तथा सुरक्षा व सम्मान आदि के साथ साथ हमेशा उपेक्षित रहे यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़ा एवं अक़लियत समाज के लोगों के, मुस्लिम व अन्य अक़लियत समाज के लोगों के जान माल व मजहब आदि की सुरक्षा तथा न्याय की गारंटी का यह पहली बार कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबको न्याय सुनिश्चित करने का ईमानदार प्रयास किया गया है। इसलिए बीएसपी पर ही पूरा भरोसा करके वर्तमान में जो यहाँ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रदेश की जनता को विरोधी पार्टियों व खासकर सत्ताधारी भाजपा के चुनावी हथकंडों एवं मिथ्या प्रचारों आदि से सतर्क रहते हुए तथा उनके लुभावनी वायदों के बहकावे से मुक्त होकर व इनके भड़काऊ भाषणों आदि से भी सावधानी बरतते हुए केवल बीएसपी के उम्मीदवारों को वोट देकर अपनी पार्टी बीएसपी को ही, जिसकी विचारधारा एवं सिद्धांत सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित है, तो उसे जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात बीएसपी को जरूर कामयाब बनाना है। प्रदेश के समस्त भाई बहनों व वोटरों से मेरी मीडिया के जरिए यही पुरजोर अपील है। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ
कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। मैंने उसका जवाब दे दिया। इसका जवाब मैं ट्वीट के जरिए दे चुकी हूँ। धन्यवाद। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अतीक के परिवार को टिकट नहीं देगी बीएसपी। मायावती ने इस बात का ऐलान कर दिया है। शाइस्ता परवीन पर बड़ा बयान दिया है मायावती ने। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अतीक के परिवार में से किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा, मायावती ने ऐलान किया है और शाइस्ता परवीन पर बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर है ये। फोनों पर हमारे साथ में स्टेट हेड अनिल के अंकुर जुड़ गए हैं। अनिल के अंकुर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मायावती ने सीधे तौर पर खुला ऐलान कर दिया है कि अतीक या फिर अतीक के परिवार से कोई भी जुड़ा हुआ होगा, कहीं से भी कनेक्शन होगा, तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। जी, आज मायावती ने जिस तरीके से अपने बातें रखी, तो उन्होंने साफ तौर पर उनका रवैया ये था कि वो किसी भी तरीके से ऐसे आदमी को अपने टिकट देकर के देना नहीं चाहेंगी जो कहीं से भी डेंटेड हो। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्योंकि उन पे अपराध सिद्ध हो गया और लगातार उन पे अपराध सिद्ध होते जा रहे हैं परिवार पे, इसलिए उनको और उनके परिवार को, किसी को भी या उस ऐसे लोगों को जो लोग इस तरह की घटनाओं से जुड़े हैं, उनको नहीं दी जाएगी। तो और इसके साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ये लगातार बरला रहे और जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, उस पर भी उन्होंने खासी नाराजगी जाहिर की। तो आज मायावती का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पिछड़े हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, महिलाएं, इन सबको लेकर के उन्होंने साफ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें इन लोगों की उपेक्षा लगातार की जा रही है। यहाँ तक कि महिला आरक्षण को भी उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया। बिल्कुल, तमाम बातें कही है, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट मायावती ने अतीक अहमद के परिवार को टिकट ना देने का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ से अतीक के चैप्टर का डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो सामाजिक व्यवहार था, जो सामाजिक उनका जीवन था, वो तो धीरे धीरे नष्ट कर ही दिया गया, लेकिन अब राजनीतिक अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बदायूं में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। नस कटने से प्रसूता की मौत, अस्पताल छोड़कर स्टाफ हुआ रफूचक्कर, परिजनों ने किया हंगामा। सहारनपुर में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस अलर्ट, एसएसपी ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। पहले चरण में 4 मई को होगा मतदान। रामनगर में लापता हुआ नाबालिग छात्र, परिजनों ने दर्ज कराया गुमशुदगी का मामला, पुलिस लापता की तलाश में जुटी। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक के गले में रस्सी डालकर की बेरहमी से पिटाई, मामूली बात को लेकर रास्ते में रोककर की पिटाई। मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। एटा में मिले युवती के कंकाल का खुलासा, 3 दिन पहले मिला था कंकाल, प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या, धोखा देने के शक में उतारा था मौत के घाट। सहारनपुर में
सीईओ ऑफिस में घुसकर मारपीट करने का मामला। भाजपा समर्थक 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब पीकर सीईओ ऑफिस में की थी मारपीट। कानपुर देहात में टायर फटने से ड्राइवर ने खोया संतुलन। नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में 1.5 दर्जन यात्री घायल। महोबा में पशुबाड़े में लटका मिला किशोर का शव। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम। अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। महोबा में युवक का फंदे से लटका मिला शव। परिजनों में मचा कोहराम। बीते दिनों पत्नी ने भी फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। इटावा में बिजली विभाग से नाराज किसान। एक दिल बिजली घर पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन। विभाग के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। विद्युत कर्मचारियों का रवैया ना बदला तो करेंगे किसान आंदोलन। आगरा में 12 पिलर तोड़ पेड़ से टकराई कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। नशे में कार चलाने की मिली जानकारी। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। आग से कई दुकानें जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड टीम कर रही है आग बुझाने का प्रयास। फतेहपुर में डीसीएम ने टैंकर में मारी टक्कर। हादसे में 10 लोग घायल, 6 गंभीर। थाना थरियाव के उसरैना NH2 की यह घटना। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। तलवार लेकर युवकों पर भी किया हमला। हमले में बाल बाल बच गए कई लोग। कन्नौज में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आया प्रशासन। आयोग के निर्देश पर उतारे जाने लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स और पोस्टर। नगरपालिका कर्मियों ने शहर में लगे सभी होर्डिंग्स उतारे। अलीगढ़ में नाबालिग से अपहरण कर दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने नहीं भेजा जेल। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बदायूं में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में जिला प्रशासन। शहर से उतारे जा रहे बैनर पोस्टर। सुरक्षा व्यवस्था के किए जा रहे कड़े इंतजाम। अमेठी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जमीनी मामले को लेकर परेशान था युवक। देर रात युवक घर के बाहर बने टावर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करता आया नजर। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती आई नजर। मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर अधिकारी कर रहे हैं अवैध वसूली। ई रिक्शा चालकों ने रास्ता जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बांदा में आरपीएफ पुलिस की दबंगई आई सामने। पैसेंजर ट्रेन के गार्ड की जमकर हुई पिटाई। ट्रेन से उतरने के दौरान की जमकर पिटाई। जीआरपी पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही। बांदा में आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में जिला प्रशासन। शाम होते ही शहर में उतरने लगे होर्डिंग्स। सपा, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी के उतारे गए होर्डिंग्स। नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को दी गई जिम्मेदारी। जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। इटावा एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई। 15 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। शहर में कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। अलीगढ़ में रहने वाले रिंकू ने आखिरी ओवर में की छक्के की बरसात। कोलकाता नाइट राइडर्स जीती मैच। आईपीएल मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रिंकू ने की थी बल्लेबाजी। सहारनपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गुलदार। गुलदार के आने से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग से गुलदार पकड़ने की ग्रामीणों ने करी अपील। आगरा में मृतक वृद्ध महिला के अंगूठे के निशान से वसीयतनामा तैयार। मकान और दुकान हड़पने का आरोप। कार में ही शव से अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों में लगवाया गया अंगूठा। पूरी घटना का वीडियो तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। जेठ के लड़कों पर वसीयत कराने का आरोप। अलीगढ़ में बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर तौर पर घायल। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है ये। चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए हैं प्रभारी। 17 नगर निगमों के प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 नामों को प्रदेश की टीम के पास भेजा गया है। प्रदेश की टीम उसे फाइनल करेगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बीजेपी ने
अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं निकाय चुनावों के लिए। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, यहाँ पर बीजेपी ने 17 नगर निगमों के जो प्रभारी हैं वो घोषित कर दिए हैं और कुछ ही दिनों के अंदर जो नियुक्तियां हैं वो भी हो गई हैं और प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। देखिए पूजा, भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रत्याशी का चयन करे या फिर पदाधिकारियों का चयन करे कि विस्तृत उनका प्रयास होता है कि सभी वर्गों को साधा जाए। इस नगर निकाय का चुनाव जो है, महानगरों की अगर बात करें, सरकार की शहरों की सरकार की बात करें, उसके चयन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने देखिए किस तरीके से पूरी भूमिका से बनाया है, जिसमें जो संयोजक नियुक्त किए गए हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, और उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, इन सब की भूमिका अलग अलग रखी गई है। और हर जाति का देखियो समीकरण भी यहाँ पर बिठाला गया है किस क्षेत्र में, क्योंकि जो अलग अलग क्षेत्र है, चाहे ब्रज क्षेत्र की बात करें, अवध क्षेत्र की बात करें, काशी क्षेत्र की बात करें, इन सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो पदाधिकारियों की भूमिका है। अब हर पदाधिकारी के बीच में जो टिकट का वितरण का जो कार्यक्रम है, आवेदन के बाद फिर वो हर बेंच पर वो जो जाएगा, उसके बाद से 3 नाम उसमें प्रस्तावित होंगे। उसके बाद जो लखनऊ स्तर पर यानी प्रदेश स्तर पर फाइनल सूची उसकी जारी की जाएगी। यानी अब देखिए कि टिकट में किस तरीके से एक जो लोकप्रियता के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से किस सीट पर किसका जाति समीकरण फिट बैठेगा, उसकी लोकप्रियता कितनी होगी और संगठन में कितने लोग उसको पास करेंगे, ये सब चीजें की अलग अलग भूमिका कहीं ना कहीं बन चुकी है। जब ये परीक्षा पास होने के बाद सोचिए, जब प्रत्याशी मैदान में आएगा तो निश्चित रूप से उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो एक बड़ा प्रयास से भारतीय जनता पार्टी ने काम, लेकिन लक्ष्य 2024 का है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। या फिर चुनाव मैदान में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरते हैं तो एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अभी। हालांकि पहले फेज के लिए जो समय थोड़ा कम है, इसी वजह से लगातार आनंद फानंद कल जो डेट क्लियर हो गई उसके बाद लगातार हर पॉलिटिकल पार्टियां अपने जो प्रत्याशी जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है। हालांकि मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है क्योंकि उनको ईवीएम पर विश्वास नहीं है। एक बड़ा सवाल फिर से एक बार उन्होंने खड़ा किया है। अब एक बार फिर देखना होगा कि किस तरीके से ईवीएम का जिक्र तो बार बार होता रहता है अनूप, लेकिन मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति हो गई है, ये 3 नामों का पैनल तैयार करेंगे और उसी में से सिलेक्शन होगा। प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और दूसरी तरफ ऐसे कई लोग हैं जो अपने चहेतों को चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, उनको प्रत्याशी पार्टी की तरफ से बनाया जाए। उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा या उनको कैसे मनाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी चयन प्रक्रिया होती है तो जिताऊ प्रत्याशी की तलाश उसको रहती है और उसकी लोकप्रियता और उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है बाकायदा। ये प्रोसेस इसी वजह से किया गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का चाहता भी है तो वो कहीं न कहीं उसको कितनी सीढ़ी पार करना पड़ेगा कि जो चयन प्रक्रिया होगी कि सबके पास जाना पड़ेगा और फाइनल चूंकि मुहर, अंतिम मुहर प्रदेश स्तर पर लगेगी, तो ये कई जो सीढ़ियां हैं उसको पार करना मुझे लगता मुश्किल होगा। इसमें कहीं न कहीं जो पारदर्शिता है टिकट को लेकर, क्योंकि आज शाम को बैठक भी होने वाली है, सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है, तो टिकट प्रक्रिया से लगाकर जो संयोजक हैं उनकी क्या भूमिका होगी और किस तरीके से आगे निकाय चुनाव में काम करना है, ये सब भूमिका हालांकि संगठन ने तय कर दी है। लेकिन संगठन जब आज शाम को जब बैठक मुख्यमंत्री के साथ करेगा, क्योंकि संगठन से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उसमें शामिल होने वाले हैं और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी 5 बजे। सभी मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री की बात करें, स्वतंत्र प्रभार मंत्री की बात करें या फिर राज्य मंत्री की बात करें, क्योंकि निकाय चुनाव में सबकी अलग अलग भूमिका तय कर दी गई है। तो ऐसे में एक विस्तृत रूप से जब बैठक होगी उसके बाद फिर जो चयन प्रक्रिया किस तरीके से होना है, टिकट पे निगरानी कैसे रखी जानी है, ये लोकप्रियता किस तरीके से क्या मानक रखे गए हैं, व्यवस्थित रहती है और इसी व्यवस्था के अनुसार उन्होंने प्रभारी तो नियुक्त कर दिए हैं और अब जल्द ही घोषणा भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज हमारे साथ हैं सांसद घनश्याम सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार बीजेपी की किस तरीके की तैयारी है। सांसद जी, नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी जो नगर निगम के और जो नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं, डेटा आई है ना, उनका स्वागत करती है और हमारी पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम आज ये चुनाव
चाहे नेता हों या कार्यकर्ता, सब तैयारी में लगे हैं। और अब तो रामपुर तो एक भाजपा में है माहौल में मतलब ढल गया है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले लोकसभा उपचुनाव हुआ तब भी हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती, और दूसरा विधानसभा का उपचुनाव हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती, और अब तो नगर पालिका और विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि एक उपचुनाव होने जा रहा है और बाकी नगर पालिकाओं का चुनाव है। तो मैं समझता हूँ सारे की सारी नगर पालिका और विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है हमारी पार्टी जीतेगी। तो इस बार बीजेपी जो है नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव में अच्छा परचम लहराएगी? नहीं, मुझे तो उम्मीद है कम से कम हम 75% सीटें हम यहाँ रामपुर की जीतेंगे, और भले ही मुस्लिम बाहुल है लेकिन हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। इस बार मुसलमान भी काफ़ी बीजेपी के साथ हुए हैं, क्या उनसे कहीं ना कहीं एक तरीके का वो समर्थन मिलेगा? नहीं, सबका सब मैं बता रहा हूँ, सबका एक भय का माहौल होता था पहले, और भय के माहौल में डरा के रखा जाता कि भाजपा की सरकार आएगी, जब भाजपा के नेता आएंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वो जनता ने देख लिया, क्योंकि 6 साल लगभग योगी जी की सरकार को हो गए और मोदी जी की सरकार को 9 साल होने हुए लगभग, तो है ना, दोनों सरकारें जनता ने यहाँ रामपुर की देख लिया है। और मैं समझता हूँ जनता बिल्कुल बेफिक्र होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रही है, क्योंकि वो लोकसभा उपचुनाव हुआ तब भी साथ दिया उन्होंने, और विधानसभा उपचुनाव हुआ तब भी साथ दिया। अब नगर पालिका के चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, 2024 का जो इलेक्शन है वो भी पास में ही है, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक मतलब उस 2024 के इलेक्शन के लिए एक रास्ता है? नहीं, रास्ता तो अब नहीं है। हम तो पूरे प्रदेश में और देश में चुनाव होगा 2024 में, ऐसा नहीं कि रामपुर में चुनाव हो, पूरा देश में चुनाव होगा। और पूरा देश आज भाजपा के माहौल में रंग गया है, क्योंकि मोदी जी को पूरे देश ने नेता मान लिया है। तो मैं समझता हूँ तो ये चुनाव जो होगा 2024 वाला मोदी जी के नेतृत्व में होगा, और हर आदमी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी। उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी 75% सीटों पर परचम लहराएगी। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी।